जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, आज की क्लास के अंदर हम एडोल्स की एक न्यू सर्विस पढ़ेंगे, जिसका नाम है अमेजोन EC2 ऑटो स्केलिंग। हाँ, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या जिन्होंने थोड़ा बहुत पहले क्लाउड पढ़ा हुआ है, उन्होंने भी इस सर्विस के बारे में सुना होगा। जहाँ आपने EC2 सुना होगा, जहाँ आपने सर्वर सुना होगा AWS के ऊपर, वहाँ पे आपने ऑटो स्केलिंग, EC2 ऑटो स्केलिंग एंड लोड बैलेंसिंग, इस तरह की सर्विसेज आपका नेम सुना होगा। ये बहुत जो है ना, ये एक इंपॉर्टेंट सर्विसेज है, गुड सर्विसेज है ये वाली ऑटो स्केलिंग। तो ये सर्विस क्या होती है, आपको नेम से ही पता चल रहा है, ऑटो स्केलिंग, कि ये स्केल करती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, किसको स्केल करती है उसको पढ़ लेते हैं। इस देखें, व्हाट इज Amazon EC2 ऑटो स्केलिंग। Amazon EC2 ऑटो स्केलिंग इज अ सर्विस दैट हेल्प्स ensure application availability by automatically launching or terminating EC2 instances based on scaling options that you define। अब होता क्या है, अगर हमने कोई सर्वर बनाया है और उसके ऊपर हमारी कोई एप्लीकेशन या कोई कोई भी सर्वर हमारा चल रहा है EC2 को, ये हमारा EC2 है, ये हमारा कोई भी सर्वर है। ठीक है, ये हमारा EC2 सर्वर है, तो यहाँ पे हमारी कोई एप्लीकेशन चल रही है या हमारा कोई यहाँ पे वेबसाइट चल रही है। और होकर क्या है कि लोग यहाँ इसको एक्सेस कर रहे हैं, डिफरेंट लोकेशन से, डिफरेंट कंट्री से, डिफरेंट सिटी से यहाँ पे लोग एक्सेस कर रहे हैं। ये हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो लोग इसको एक्सेस कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली अगर लोग इसको एक्सेस कर रहे हैं, तो इस सर्वर जो होता है उसकी भी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। ठीक है, जिस तरह एक पर्सन होता है, एक पर्सन जो है वो अपने वेट से कितना ज्यादा लोड उठा सकता है, ज्यादा नहीं उठा सकता वो, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो एक उसकी भी लिमिटेशन होगी, एक कैपेसिटी होगी कि उससे ज्यादा वो वेट नहीं उठा सकता। या बॉडी बिल्डर जो होते हैं उनकी भी कैपेसिटी होती है, वो एक जो ना एक लिमिटेशन होती है, वहां तक वो वेट उठा सकते हैं, ज्यादा नहीं उठा सकते। इसी तरह सर्वर की कैपेसिटी होती है, क्योंकि हमने इसको रिसोर्सेज दिए होते हैं, हमने इसको वर्चुअल CPU दिए होते हैं। ठीक है, हमने इसको रैम दी होती है, हमने इसको जो है ना स्टोरेज दी होती है। आप यहाँ पे अपने लैपटॉप ही ले लें, आपका लैपटॉप है। ठीक है, अब लैपटॉप को, ठीक है, और उसके पास 2 कोर्स हैं, 2 कोर CPU है आपके लैपटॉप के पास, और 2 GB रैम आपने उसको दी हुई है। ठीक है, अब आप उसके ऊपर हैवी हैवी फाइल्स ओपन कर रहे हो, वहां पे आप जो है ना वो जो हैवी एप्लीकेशंस होती हैं उसको ओपन कर रहे हो, मल्टीपल टास्किंग आप यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो, गेमिंग डाउनलोड कर रहे हो, आप यहाँ उसको चलाने की कोशिश कर रहे हो। तो क्या होगा, होगा ये कि आपकी लैपटॉप की, आपकी मशीन की परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, वो हैंग हो जाएगा, वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। इसी तरह होता है ना, आपके मोबाइल के साथ भी ऐसा होता है, हमारे लैपटॉप के साथ भी ऐसा होता है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम अपने लैपटॉप की कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। हम उसके Core i7 पे जाते हैं या Core i9 पे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन वाला लैपटॉप लेते हैं। या हम क्या करते हैं, उसकी जो रैम होती है ना उसको इंक्रीज कर देते हैं। अगर 2 GB रैम है तो उसको हम 6 कर देंगे, 8 कर देंगे, 16 कर देंगे, जिससे हमारी लैपटॉप की परफॉर्मेंस बेटर हो जाए। इसी तरह सेम सर्वर के साथ होता है कि एक जो सर्वर होता है, अगर उसको लोग एक्सेस कर रहे हैं तो उसकी भी एक कैपेसिटी होगी। अगर बहुत सारे लोग उसको एक्सेस करने लग जाएंगे तो सर्वर डाउन हो जाएगा, आपका सर्वर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो सर्वर हमारा डाउन ना हो, सर्वर हमारा ऑलवेज रनिंग फॉर्म में रहे, तो उसके लिए फिर हम सर्विस यूज करते हैं ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग से क्या होता है कि जैसे ही आपकी ट्रैफिक इंक्रीज होने लगती है, आपने एक सर्वर बना लिया, एक सर्वर के ऊपर आपकी ट्रैफिक इंक्रीज होने लगी, इंक्रीज होते ही क्या हुआ, ऑटो स्केलिंग ने काम किया और उसने एक और सर्वर यहाँ पे बना दिया आपके लिए, स्केल कर दिया उसने। ठीक है, इसने क्या कर दिया, स्केल कर दिया, आपका एक और सर्वर बना गया। अब फर्ज कर लें यहाँ पे जो है ना वो 10 रिक्वेस्ट आ रही थी यहाँ पे, या 100 रिक्वेस्ट आ रही थी। अब जैसे एक न्यू सर्वर बना, रिक्वेस्ट यहाँ पे डिवाइड हो गई, 50 यहाँ पे आने लग गई और 50 ही यहाँ पे आने लग गई। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे ट्रैफिक कम हुई, दोबारा इसको उसने क्लोज कर दिया। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अब फर्ज कर लें ये दराज एप्लीकेशन का है सर्वर है, यहाँ पे दराज एप्लीकेशन चल रही है और उनका एक ही सर्वर है, फर्ज कर लें, ज्यूम कर लें। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे नॉर्मल डेज में नॉर्मल ट्रैफिक आ रही है इंटरनेट से, कोई मसला नहीं है,
जो ये वाला हमारे पास सर्वर है वो उसको हैंडल कर पा रहा है इजीली, कोई मसला नहीं है उसके लिए, ठीक है। क्योंकि हमने इसके साथ ना जो वो 32 GB रैम अटैच की हुई है, और हमने वहाँ पे जो है ना वो बहुत सारे कोर CPU मल्टीपल उसके साथ अटैच किए हुए हैं, तो उसके साथ बहुत रिसोर्सेज हैं, तो उसके लिए कोई मसला नहीं है, वो ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है, ठीक है। अब हुआ क्या कि दराज के ऊपर 11/11 सेल आ गई। जैसे ही 11/11 सेल आई तो ऑब्वियसली ट्रैफिक इंक्रीज होगी, नॉर्मल डेज के से हट के जरा ट्रैफिक इंक्रीज हो जाएगी, लोग ज्यादा परचेजिंग करेंगे, वेबसाइट विजिट करेंगे, एप्लीकेशन विजिट करेंगे। तो जो सर्वर होगा उसकी उस पर लोड बढ़ेगा। अगर उस पर लोड बढ़ेगा तो सर्वर डाउन हो जाएगा, वो काम करना बंद कर देगा, उनकी एप्लीकेशन ही बंद हो जाएगी, उनको लॉस होगा। तो वहां पे ऑटो स्केलिंग क्या करता है, ऑटो स्केलिंग जैसे पता चलता है कि हमारा सर्वर के ऊपर ट्रैफिक आ रही है, तो वो उसको एक और सर्वर बना देता है, मतलब एक और सर्वर ऑफ सेम स्पेसिफिकेशन इसका बिल्कुल रेप्लिका यहाँ पे क्रिएट कर देता है। अब जो रिक्वेस्ट यहाँ पे आ रही थी, अब हाफ रिक्वेस्ट यहाँ पे डाइवर्ट हो जाती हैं यहाँ पे। अब दोनों काम कर रहे हैं यहाँ पे। अगर इसकी कैपेसिटी कम होने लगी तो वो एक और इंक्रीज कर देगा। अब इसी तरह 11/11 सेल के अंदर 3 सर्वर बन गए, उन्होंने काम किया। अब जैसे ही नेक्स्ट डेट आई, अगले दिन सेल बंद हो गई, सेल क्लोज हो गई, और ट्रैफिक भी नॉर्मल हो गई जो आम डेज में होती है। तो फिर क्या हुआ, ऑटो स्केलिंग ने फिर काम किया और उसने जो एडिशनल सर्वर बनाए थे उनको बंद कर दिया, और फिर हमारा एक सर्वर चल रहा है। तो जितनी आपकी नीड होगी ऑटोमेटिकली उतनी सर्वर बन जाएंगे, और उतनी सर्वर क्लोज भी हो जाएंगे, टर्मिनेट भी हो जाएंगे। तो ये ऑटोमेटिकली हो रहा होता है, आपका सर्वर बन भी रहे होते हैं ऑटोमेटिकली, और क्लोज भी हो रहे होते हैं, बंद भी हो रहे होते हैं। जी भाइयों, यहाँ तक क्लियर है सबको? एनी क्वेश्चन? अब जो स्केलिंग होते हैं, अब स्केलिंग 4 तरह की होती है हमारे पास, ये 4 ऑप्शन है। एक होती है मैनुअल स्केलिंग, एक होता है स्केड्यूल स्केलिंग, और डायनेमिक, एंड होता है प्रेडिक्टिव स्केलिंग। इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो चीजें यहाँ से यहाँ तक ये आपने पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, आपने स्किप नहीं करना है इसको, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको समझा दिया, लेकिन आपने इसको पढ़ना भी है। यहाँ पे देखिए, की कॉन्सेप्ट इन ऑटो स्केलिंग इंक्लूड द फॉलोइंग। कैपेसिटी क्या होता है? कैपेसिटी limits represent the minimum and maximum group size that you want for your auto scaling group, ठीक है। ग्रुप डिजायर्ड कैपेसिटी रिप्रेजेंट द इनिशियल कैपेसिटी ऑफ ऑटो स्केलिंग एट अ टाइम ऑफ क्रिएशन। तो यहाँ पे होता है क्या है कि ये हम लैब के अंदर ये चीजें परफॉर्म करेंगे कि हम यहाँ पे ना ग्रुप बनाते हैं। हम डायरेक्टली यहाँ पे सर्वर डिफाइन नहीं करते, हम यहाँ पे बनाते हैं ASG। ASG का मतलब क्या होता है? ऑटो स्केलिंग ग्रुप। इसका मतलब क्या होता है भाइयों? ऑटो स्केलिंग ग्रुप। इस ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर हमारे पास 2 सर्वर भी हो सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑटो स्केलिंग ग्रुप होते हैं जो हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप होते हैं, इनके ऊपर एक्चुअली ग्रुप के ऊपर ट्रैफिक आ रही होती है, ठीक है। आने के बाद फिर जैसे ही हमारे सर्वर इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं। Scale in, scale out. An increase in synchronization of the desired range could cause the auto scaling group in to scale out, adding 2 instances। तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। एक्चुअली स्केलिंग 2 तरह की होती है, आपने याद रखना है। स्केलिंग 2 तरह की होती है। एक स्केलिंग ये होती है, फर्ज करें आपका सर्वर है, और सर्वर के पास आपने उसको 2 GB रैम दी हुई है, ठीक है, और आपने उसको 2 वर्चुअल CPU दिए हुए हैं, 2 कोर वर्चुअल CPU आपने दिए हुए हैं। अब अगर ट्रैफिक बढ़ गई इस सर्वर की, तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप इसकी वर्टिकल स्केलिंग करें। वर्टिकल स्केलिंग मतलब क्या है कि आप एग्जिस्टिंग सर्वर की कैपेसिटी, आप न्यू सर्वर ना बनाएं यहाँ पे, आप एग्जिस्टिंग सर्वर की कैपेसिटी को इंक्रीज कर दें। अगर 2 है तो इसको 4 कर दें, और यहाँ पे 2 है तो इसको 6 कर दें। ये होती है वर्टिकल स्केलिंग। और एक होती है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होती है कि अगर आपका एक सर्वर है और उसकी कैपेसिटी कम हो गई है, उसके ऊपर लोड आ गया है, तो हम एग्जिस्टिंग सर्वर की कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं करते, हम एक और सर्वर यहाँ बना देते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो स्केलिंग हो रही है, ये इसको हम बोलते हैं स्केल आउट। जब न्यू सर्वर बना, इसको बोलते हैं स्केल आउट।
और जब सर्वर बंद हो गया इसको हम बोलते हैं स्केल इन। ठीक है। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, और इसको हम बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग। ठीक है। तो इसको हम स्केल अप स्केल डाउन भी बोलते हैं, और इसको हम स्केल जो है ना वो यहाँ पे लिखा हुआ था, क्या भूल गया मैं, स्केल आउट स्केलिंग बोलते हैं। ठीक है। इसको हम स्केल अप स्केल इन भी बोलते हैं, इसको हम स्केल आउट और स्केल इन भी बोलते हैं। देखिए, अप डाउन, स्केल अप स्केल डाउन, इसको हम बोलते हैं स्केल आउट एंड स्केल इन। ठीक है। तो ये जो चीज होती है इसको हम पूरे प्रोसेस को हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बोलते हैं, इसको हम वर्टिकल स्केलिंग बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इंस्टेंस हेल्थ चेक, जो ऑटो स्केलिंग सर्विस होती है, इसका एक और बड़ा मजे का काम होता है कि ये हमारे सर्वर की कैपेसिटी को चेक करता रहता है। अब फर्ज कर ले हमारे पास एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाया हुआ है, हमने यहाँ बनाया हुआ ऑटो स्केलिंग ग्रुप, और उस ग्रुप के अंदर हमारे पास 3 सर्वर चल रहे हैं। तो जो ऑटो स्केलिंग सर्विस होगी ना, ये इन 3 सर्वर की हेल्थ चेक भी करेगी। वो देखेगी कौन सा सर्वर चल रहा है, कौन सा सर्वर बंद हो गया कोई खराबी की वजह से, उनकी हेल्थ चेक भी करती रहेगी। तो ऑटो स्केलिंग में जैसे पता चला कि ये जो सर्वर है ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, मैं इसको पिंग कर रहा हूँ, मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ये सर्वर जो है ना ये काम नहीं कर रहा, तो ऑटो स्केलिंग इसको फौरन से बंद कर देगा। बंद करने के बाद इसके जगह एक न्यू सर्वर रिप्लेस भी कर देगा वो। ठीक है। तो इस पेज पे भी आपके आपके सर्वर बनते हैं और टर्मिनेट होते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक पैटर्न, भी आपके सर्वर बनते भी हैं और टर्मिनेट भी होते हैं। लॉन्ग टर्म प्लान हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे आ गया ऑटो स्केलिंग पॉलिसी। ऑटोमेटिक स्केलिंग कैन बी डिफाइंड इन 3 वेज, तो 3 तरह स्केलिंग की जा सकती है। एक होती है Amazon क्लाउड वाच अलार्म, एक होता है टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी, एक होता है स्केड्यूल एक्शंस। ठीक है। मतलब ये तरीके होते हैं कि अगर क्लाउड वॉच अलार्म, क्लाउड वॉच एक सर्विस होती है, मॉनिटरिंग सर्विस होती है, जिसके थ्रू हम अपनी ऑटो स्केलिंग सर्विस को ट्रिगर करते हैं। ठीक है। तो क्लाउड वॉच क्या करता है, क्लाउड वॉच चीजों को मॉनिटर करता है। हम इसके थ्रू भी ऑटो स्केलिंग सर्विस यूज कर सकते हैं, इसके थ्रू भी कर सकते हैं, और ये भी इसके थ्रू भी कर सकते हैं। डिफरेंट स्केलिंग पॉलिसी हमारे हमारे पास। जैसे क्लाउड वॉच के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि भाई जैसे ही हमारे सर्वर की सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है ना वो इंक्रीज हो, जिस तरह पहले से ये समझे क्लाउड वॉच करता क्या है, हमने सर्विस पढ़ी थी पहले बहुत डिटेल में। क्लाउड वॉच ना आपकी मॉनिटरिंग सर्विस होती है, जो आपके सर्वर्स होते हैं उनके जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको मॉनिटर कर रही होती है कि किस सर्वर पे कौन सी एप्लीकेशन कितने रिसोर्सेज यूज कर रही है। तो क्लाउड वॉच के अंदर हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि भाई जैसे ही हमारे सर्वर की जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो 70% से इंक्रीज हो, तो आपने ट्रिगर करना है, किसको ट्रिगर करना है, आपने ट्रिगर करना है एक अलार्म जनरेट करना है, और वो अलार्म किसको ट्रिगर करेगा, वो अलार्म ट्रिगर करेगा ऑटो स्केलिंग को। ऑटो स्केलिंग फिर क्या करेगी, एक न्यू सर्वर क्रिएट कर देगी। तो ये होता है Amazon क्लाउड वॉच, इसके थ्रू उसको यूज कर सकते हैं। बट इसकी अपनी भी कुछ पॉलिसीज होती हैं, जिस तरह स्केड्यूल्ड पॉलिसी होती है, स्केड्यूल्ड स्केलिंग पॉलिसी। ये क्या होती है, एग्जाम्पल वीकली ट्रैफिक टू एन एप्लीकेशन। यहाँ पे देखें, ये ट्रैफिक पैटर्न आपको दिखाया गया है, लाइंस के अंदर ना ट्रैफिक पैटर्न आपको दिखाया गया है कि ट्रैफिक, ये संडे हमारी एप्लीकेशन चल रही है सर्वर के ऊपर, और हमारी एप्ली जो रिक्वेस्ट आ रही है, जो ट्रैफिक आ रही है वो इस तरह आ रही है कुछ। पहले कम होती है संडे को, मंडे को इंक्रीज होती है, ट्यूसडे को इंक्रीज होती है, वेडनेसडे को इंक्रीज होती है, थर्सडे को मैक्सिमम हाइट पे जाती है ट्रैफिक, और इसी तरह फ्राइडे सैटरडे को वो लोएस्ट हो जाती है। तो हम इसी पैटर्न को देखेंगे और इस पैटर्न के मुताबिक कोई पॉलिसी लगा देंगे। हम उसको ये लगा सकते हैं कि भाई जैसे ही वेडनेसडे हो, ठीक है, वेडनेसडे को रात को 12 बजे आपने क्या करना है, सर्वर रेडी कर देना है, 2-3 सर्वर जितने बनाए आपने उसको रेडी कर देना है। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं स्केड्यूल्ड स्केलिंग पॉलिसी, कि हम अपनी स्केलिंग पॉलिसी को स्केड्यूल कर देते हैं या उसको शेड्यूल कर देते हैं हम। ठीक है। ये देखें, बाय स्केलिंग बेस्ड ऑन स्केड्यूल यू कैन स्केल योर एप्लीकेशन इन रिस्पॉन्स टू प्रिडिक्टेबल लोड चार्जेस। प्रिडिक्टेबल, कि आपको पता है ट्रैफिक पैटर्न का, आपकी एप्लीकेशन चल रही है,
आप डिफरेंट मॉनिटरिंग सर्विस यूज कर रहे हो, आपको पता है कि ट्रैफिक कैसे आती है मेरी वेबसाइट के ऊपर या एप्लीकेशन के ऊपर, तो वो प्रिडिक्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट एवरी वीक द ट्रैफिक टू वेब एप्लीकेशन स्टार्ट टू इंक्रीज ऑन वेडनेसडे, remains partially high on Thursday and start to decrease by Friday. In this situation, you can plan your scaling activities based on predictable traffic pattern for your application. तो आपको पता है कि ट्रैफिक कब इंक्रीज हो रही है, आप उस हिसाब से पॉलिसी लगा सकते हो कि भाई जैसे ही वेडनेसडे हो आपने 2 सर्वर बना देने हैं, जैसे थर्सडे हो आपने एक वो सर्वर क्रिएट कर देना है, ठीक है। और जैसे ही फ्राइडे हो आपने वो सारे सर्वर क्या कर देना, डिक्रीज कर देने, टर्मिनेट कर देने। ठीक है भाइयों, तो ये होती है स्केड्यूल पॉलिसी, कि आप शेड्यूल कर देते हो, उसको बना के रख देते हो पहले से। एक होती है डायनामिक स्केलिंग। डायनामिक स्केलिंग क्या होता है? डायनामिक स्केलिंग स्केल द कैपेसिटी ऑफ योर ऑटो स्केलिंग ग्रुप एज ट्रैफिक चेंज अकर। अब जो डायनामिक स्केलिंग होती है वो डिफरेंट तरह की, 3 तरह की होती है। एक होती है टारगेट ट्रैकिंग स्केलिंग पॉलिसी, होती है स्टेप स्केलिंग, और होती है सिंपल स्केलिंग पॉलिसी। तो इसको पढ़ लेते हैं क्या होता है। जो टारगेट ट्रैकिंग स्केलिंग पॉलिसी होती है ना, इसके अंदर क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज द करंट कैपेसिटी ऑफ द ग्रुप बेस्ड ऑन द टारगेट वैल्यू फॉर अ स्पेसिफिक मैट्रिक। टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी के अंदर आप एक वैल्यू सेट कर देते हो कि जैसे ही मेरे सर्वर की सीपी यूटिलाइजेशन 70% इंक्रीज हो या 90% से इंक्रीज हो, मतलब थ्रेश होल्ड लगा देते हो वहां पे। तो जैसे थ्रेश होल्ड ब्रीच करता है, तो आपने जो भी वैल्यू डिफाइन की होती है आपको इतने सर्वर बन जाते हैं। उसको हम बोलते हैं टारगेट ट्रैकिंग स्केलिंग पॉलिसी। एक होता है स्टेप स्केलिंग। स्टेप स्केलिंग के अंदर क्या होता है कि स्टेप बाय चलते हैं, ठीक है। आप उसको कहते हो कि भाई आपने क्या करना है, जैसे मेरे 2 सर्वर चल रहे हैं, फर्ज करें अभी 2 सर्वर चल रहे हैं, आप कहते हो जैसे ही इनकी यूटिलाइजेशन 60% इंक्रीज हो आपने एक और सर्वर बना देना है, ठीक है। और जैसे ही इसकी यूटिलाइजेशन 70% इंक्रीज हो आपने 2 और क्रिएट कर देने हैं। और जैसे ही इसकी यूटिलाइजेशन 80 से इंक्रीज हो आपने 3 और क्रिएट कर, तो इस तरफ स्टेप वाइज चलते हो यहाँ पे। इसको हम बोलते हैं स्टेप स्केलिंग पॉलिसी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, increase or decrease the current capacity of group based on a set of scaling adjustments which are known as step adjustment। तो आप स्टेप वाइज चलते हो। यहाँ पे एक चीज होती है कूल डाउन पीरियड। तो आपने याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो कूल डाउन पीरियड होता है इट डजेंट सपोर्ट इन एसी टोटो स्केलिंग। ये क्या होता है आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन जो कूल डाउन पीरियड होता है ना, ये ऑटो जो हमारी ये पॉलिसी होती है स्टेप स्केलिंग पॉलिसी, इसके अंदर ये नहीं चलता, काम नहीं करता। ठीक है, कूल डाउन पीरियड। फिर होता है सिंपल स्केलिंग पॉलिसी। सिंपल के अंदर क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज द करंट कैपेसिटी ऑफ द ग्रुप बेस्ड ऑन अ सिंगल स्केलिंग एडजस्टमेंट। सिंगल स्केलिंग एडजस्टमेंट के ऊपर ये बेस करता है। सिंपल स्केलिंग सपोर्ट अ कूल डाउन पीरियड बिटवीन ईच स्केलिंग एक्टिविटी। यहाँ पे आप ये डिफाइन करते हो सिंपल स्केलिंग के अंदर कि मेरी जो यूटिलाइजेशन है वो हमेशा 70% तक रहनी चाहिए, ठीक है। तो जो ऑटो स्केलिंग होता है वो फिर ऑटोमेटिकली काम करता है, आपका सर्वर को उस हिसाब से इंक्रीज भी करता है और डिक्रीज भी करता है। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास होते हैं, बट आप चूज करते हो, आप ये सिलेक्ट करते हो कि आपके एप्लीकेशन का ट्रैफिक पैटर्न क्या है और मुझे कौन सी पॉलिसी को यूज करना है। जी भाइयों, क्लियर है यहाँ तक। फिर आता है प्रिडिक्टेबल प्रिडिक्टिव स्केलिंग। प्रिडिक्टिव स्केलिंग क्या होती है, इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ योर ऑटो स्केलिंग ग्रुप इन एडवांस ऑफ डेली एंड वीकली पैटर्न्स इन ट्रैफिक फ्लोस। Forecast load, schedule minimum capacity, used for the following applications that have periodic spikes, automatically set desired metric value when just in conjunction with target tracking dynamic scaling। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है भाइयों, प्रिडिक्टिव के अंदर जो है ना आपको यहाँ पे देखें, आप प्रिडिक्ट करते हो, एक एस्टिमेट लगाते हो कि ट्रैफिक कहाँ पे है। अभी हमने पढ़ा था ना ये ऊपर कि हमारे पास एक होती है ये वाली टारगेट ट्रैकिंग स्केलिंग, ये नहीं हमने यहाँ पढ़ा था, स्केड्यूल पॉलिसी होती है कि हम यहाँ पे हम कैसी, या हम कब पॉलिसी लगाते हैं, व्हेन वी नो ट्रैफिक पैटर्न ऑफ आवर एप्लीकेशन। ठीक है, व्हेन द ट्रैफिक पैटर्न ऑफ एप्लीकेशन इज प्रिडिक्टेबल, ये वाली चीज हो।
फिर हम ये यूज करते हैं स्केड्यूल। बट हम ये कब यूज करते हैं? व्हेन वी यूज प्रेडिक्टिव स्केलिंग, व्हेन वी आर नॉट श्योर अबाउट द ट्रैफिक पैटर्न। तो हम क्या करते हैं, हम एस्टिमेट लगाते हैं, और जो भी ट्रैफिक आ रही होती है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, हम उसके जो हिस्ट्री होती है उसको देखते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं, और उस बेस पे फिर हम यहाँ पे पॉलिसी लगाते हैं। यहाँ पे लिखा फोरकास्ट पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रैफिक पैटर्न्स जो पहले से हुए होते हैं हिस्ट्री, पास्ट के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, उसको मॉनिटर करते हैं, देखते हैं, और फिर उसके मुताबिक यहाँ पे हम पॉलिसी लगाते हैं। यहाँ पे देखें लिखा भी हुआ है, AWS also provide predictive scaling, and this scaling uses machine learning models to predict your expected traffic। ये खुद ही आइडिया लगा लेता है सम टाइम कि आपकी मशीन के ऊपर लोड किस टाइम इंक्रीज हो रहा है ऑटोमेटिकली, तो वो खुद उसको क्या करता है, हैंडल कर लेता है, including daily and weekly patterns. These predictions use data that is collected from your EC2, and data points in are drawn from your own observation. The model needs historical data at least 1 day to start making predictions। मतलब यहाँ पे आप श्योर नहीं होते हैं, बट यहाँ पे प्रिडिक्ट करते हो, ठीक है, कि इस टाइम पे ट्रैफिक इंक्रीज हो सकती है। द मॉडल इज रीवैल्यूड आफ्टर 24 आवर्स टू क्रिएट अ फोरकास्ट फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे एटलीस्ट पास्ट 24 आवर्स का जो डाटा होता है 1 डे का, उसको लिया जाता है, उस बेस पे प्रिडिक्ट किया जाता है कि नेक्स्ट 48 आवर के अंदर क्या ट्रैफिक पैटर्न होगा हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, और उस बेस पे ये पॉलिसी लगाई जाती है। Predictive scaling removes the need for manually adjusting auto-scaling parameters over time, which makes auto-scaling less complex to configure and consume। तो यहाँ पे चीजें ऑटोमेटिकली चल रही होती हैं, तो आपको इस पे परेशान होने की जरूरत नहीं होती। तो बाकी चीजें भी आपने ये पढ़ लेनी है यहाँ से, ये वही चीजें मैंने आपको बता दी है। ठीक है भाइयों, यहाँ तक क्लियर है? एनी क्वेश्चन, एनी इशू यहाँ पे पूछ रहे हो उससे? सर ये जो कूल डाउन जो था पीरियड, ये एक सर्विस इंस्टेंस को टर्मिनेट करके दूसरी सर्विस स्टार्ट करने के जो ड्यूरेशन है बीच में गैप, जो उसको कहते हैं। जो कूल डाउन आप कह रहे हैं? जी। तो जैसे उसने एक जब मैंने स्केल अप किया था, अब उसने स्केल डाउन किया, नेक्स्ट एक्टिविटी स्केल अप करने के, मतलब एक एक्टिविटी स्केल डाउन करके नेक्स्ट स्केल अप करने की जो ड्यूरेशन जो है, ये वो है कूल डाउन पीरियड जो है। कूल डाउन जो होता है ना, वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। एक्चुअली यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक होता है कूल डाउन, एक होता है वार्म अप पीरियड। दोनों होती हैं। तो इनमें ना मैं जरा मुझे जरा शफल हो गया, चीजें कंफ्यूज हो गया, मैं ना आपको आगे जाकर बताता हूँ क्या होता है कूल डाउन और वार्म अप, भी दोनों आपको बताता हूँ। फाइन फाइन। कि ये सर्वर को कूल करता है, मतलब जैसे ही, हाँ, कूल डाउन ये होता है कि जैसे ही आपके सर्वर की कैपेसिटी जो है ना वो 70% से इंक्रीज हुई, आपने वहां पे थ्रेशोल्ड लगाया हुआ है कि जैसे मेरे सर्वर की यूटिलाइजेशन 70% इंक्रीज होगी, आपने 2 सर्वर क्रिएट कर देने हैं। ठीक है, तो कूलर पीरियड वहां पे लगाते हैं कि आपने कितनी देर वेट करना है, वहां पे फौरन से नहीं बनाने हैं आपने। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मेरे सर्वर की यूटिलाइजेशन 70% उसने टच किया और ऑटो स्केलिंग ने फौरन से जो है ना वो 4 सर्वर बना दिए, नहीं, ऐसा नहीं होना। वहां पे हम कूल डाउन पीरियड डिफाइन करते हैं। कूल डाउन क्या होता है कि आपने वेट करना है, आपने क्या करना है, वेट करना है, फौरन से नहीं बनाने। तो वो जो वेटिंग पीरियड होता है ना, कि कितनी देर बाद, 2 मिनट बाद, 4 मिनट बाद, 5 मिनट, अगर फर्ज कर लें आपने यहाँ पे 5 मिनट का लगा दिया कूल डाउन पीरियड, तो 5 मिनट आपने 300 सेकेंड वेट करना है। तो अगर हमारे यूटिलाइजेशन 80 पे पहुंच गई, चाहे वो 90 पे चले गई, वो सर्वर नहीं बनाएगा न्यू, जब तक 5 मिनट नहीं गुजरेंगे, कूल डाउन पीरियड नहीं होगा। ठीक है, आगे समझ? ठीक है, तो ये होता है कूल डाउन पीरियड, कि आपने वेट करना है, फौरन से न्यू सर्वर नहीं बनाना आपने। वो जो वार्म अप पीरियड होता है वो भी हम पढ़ेंगे आगे जाके। इंस्टेंस हेल्थ चेक कि यहाँ पे जो ना, ये हमारे, मैंने आपको भी बताया कि हेल्थ चेक भी करता है हमारे सर्वर की, कि अगर कोई सर्वर जो है ना वो, एग्जाम्पल कॉज इंस्टेंस स्टेटस, अगर कोई सर्वर फेल हो गया है हमारा, ठीक है, वो किस वजह से फेल हो गया, वो इन वजह से फेल हो सकता है। इनकरेक्ट नेटवर्किंग और स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन,
एग्जॉस्टेड मेमोरी, करप्टेड फाइल सिस्टम, इनकम्पैटिबल कर्नल, अगर इन किसी वजह की से हमारा जो EC2 है, सर्वर है, वो डाउन हो गया, वो फेल हो गया, काम नहीं कर रहा, तो होगा क्या कि ऑटो स्केलिंग जो है ना उसको बंद कर देगा। ठीक है। अब बंद जो है ना, फिर भी वो कूल डाउन पीरियड उसको फॉलो करेगा, उसके बाद न्यू सर्वर को वो डिप्लॉय कर देगा उसकी जगह, मतलब रिप्लेस कर देगा हमारे एग्जिस्टिंग सर्वर को विद न्यू सर्वर। तो ये होता है हेल्थ चेक करता है उनकी। टर्मिनेशन पॉलिसी आप यहाँ पे लगा सकते हो, दिस टाइप ऑफ टर्मिनेशन पॉलिसी विच इंस्टेंट टर्मिनेटेड व्हेन स्केलिंग इन, दिस टाइप ऑफ पॉलिसी डिटरमाइन विच इंस्टेंस इज टर्मिनेटेड व्हेन स्केलिंग इन। कि अब फर्ज कर लें आपने एक सर्वर से स्टार्ट किया, आपके पास एक सर्वर है, आपने उसके ऊपर ऑटो स्केलिंग लगा दी कि भाई ऑटोमेटिकली इंक्रीज करते रहो, ऑटो स्केलिंग लगा दी, ठीक है। तो आपका एक सर्वर से दो हो गए, ट्रैफिक फिर बढ़ी, दो से तीन हो गए, फिर ट्रैफिक बढ़ी, तीन से चार हो गए, एक के सर्वर उसने इंक्रीज कर दिया। अब ट्रैफिक कम होगी, तो ट्रैफिक कम होगी तो ऑटो स्केलिंग इसको बंद भी करेगा, टर्मिनेट भी करेगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप टर्मिनेशन पॉलिसी डिफाइन कर सकते हो कि जब टर्मिनेट करना है, जब स्केल इन करना है, ये होता है स्केल आउट, ये होता है स्केल इन, कि जब स्केल इन करना है, इंस्टेंस को बंद करना है, तो पहले कौन सा करना है, ये वाला करना है जो सबसे लास्ट में बना, या जो सबसे पहले बना ओल्ड वाला, उसको करना है, किसको करना है, तो उसको आप टर्मिनेशन पॉलिसी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। जो टर्मिनेशन पॉलिसी होती है, डिफॉल्ट एजी विद लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, आप ये डिफाइन कर सकते हो कि जिस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर ज्यादा जो है ना वो सर्वर है, उनको बंद कर दो। यहाँ पे देखिए, जोन 1 के अंदर दो सर्वर है, जोन 2 के अंदर एक सर्वर है। तो अगर ऑटो स्केलिंग के अंदर वो किसको बंद करेगा, 2 को करेगा, मतलब जो इंस्टेंस नंबर 2 है ना, इसको बंद करेगा। तो ये डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, ये उसका डिफॉल्ट बिहेवियर होता है। अगर आप कोई भी टर्मिनेशन पॉलिसी यूज नहीं कर रहे, तो वो फिर इस पॉलिसी को वो बाय डिफॉल्ट यूज करेगा। ठीक है, मतलब जिस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर ज्यादा सर्वर होंगे, वो पहले उनमें से किसी एक को बंद करेगा। ठीक है। फिर आप ये भी डिफाइन कर सकते हो, ओल्डेस्ट इंस्टेंस, जो सबसे पुराना इंस्टेंस है उसको बंद कर दो, या जो सबसे लास्ट पे बना है न्यूएस्ट, उसको बंद करना है। ओल्डेस्ट लॉन्च टेम्पलेट, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन पुरानी है, उसको बंद करो। ठीक है। या क्लोजेस्ट टू नेक्स्ट इंस्टेंस बिल आर, के ऐसा सर्वर जिसका बिल आर जो है ना, जो बिलिंग आवर्स होते हैं उसका कंप्लीट होने वाला है, उसको। तो यहाँ पे डिफरेंट पॉलिसी होती है, आप यहाँ पे उसको कोई ना कोई चूज कर सकते हो। अगर आप कोई चूज नहीं कर रहे, तो वो फिर बाय डिफॉल्ट इसको लेता है, फर्स्ट वाले को। ये लास्ट टू ऑप्शंस का क्या मतलब है? ओल्डेस्ट लॉन्च टेम्पलेट, मतलब ये लॉन्च टेम्पलेट में भी नहीं पढ़ा, जब हम ऑटो स्केलिंग बनाते हैं तो हम एक लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। चले लॉन्च सही। टेम्पलेट की बात कर लेते हैं, लॉन्च टेम्पलेट की यही में बात कर लेते हैं। आप फर्ज कर लें आपका ये सर्वर है। ठीक है। वैसे आपको क्वेश्चन ये पूछना चाहिए था कि अगर हम यहाँ पे ऑटो स्केलिंग सर्विस यूज कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे ऑटो स्केलिंग सर्विस यूज कर रहे हैं, और जब हमारे सर्वर की यूटिलाइजेशन 70% से जो भी हमने वहाँ पे पॉलिसी यूज किया उसे इंक्रीज होगी, तो क्या होगा, स्केल आउट होगा, एक और सर्वर बन जाएगा यहाँ पे। जी। लेकिन ये जो सर्वर बनेगा, ये कौन सा वाला होगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसका सिक्योरिटी ग्रुप क्या होगा, इंस्टेंस टाइप क्या होगा, कैसे बनेगा, कैसे पता चलेगा उसको। ये, इसकी सेम ही होगी ना, ये जो पिछला बना हुआ है? हाँ, तो हमने कोशिश करना है कि ये जो बना है सर्वर, इसकी सेम कॉपी हो ये वाला। ठीक है। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे कोई एप्लीकेशन चल रही है, तो यहाँ भी वही एप्लीकेशन चलनी चाहिए, ताकि रिक्वेस्ट यूजर की चाहे यहाँ पे आ रही है चाहे यहाँ पे आ रही है, उनको सेम रिस्पॉन्ड मिले, सेम उनको जो ना वो आउटपुट मिले। ठीक है। तो सेम कॉपी बनाने के लिए फिर हम क्या करते हैं, वहां पे एक ऑप्शन होता है लॉन्च टेम्पलेट, लॉन्च टेम्पलेट ये चूज करते हैं कि हमारा जो ये सर्वर होता है ना, एग्जिस्टिंग सर्वर जो हमारा प्राइमरी सर्वर होता है, हम इसका टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हैं, मतलब इसकी पिक्चर ले लेते हैं, इसका टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हैं। टेम्पलेट पता है जैसे सीवी टेम्पलेट्स होते हैं, पहले से बना के रख लेते हैं, इसी तरह इसकी कॉपी बना के रख लेते हैं। और उसको हम कहते हैं कि जब भी आपने न्यू सर्वर बनाना है, वो इसको फॉलो करते हुए बनाना है, इस चीज को फॉलो करते हुए बनाना है। ठीक है। तो लोन टेम्पलेट के अंदर उसकी हम AMI डिफाइन करते हैं, उसका हम इंस्टेंस टाइप डिफाइन करते हैं, उसका की पेयर, स्टोरेज, रूट वॉल्यूम, एवरीथिंग उसका डिफाइन कर देते हैं लोन टेम्पलेट के अंदर। तो जब भी न्यू सर्वर बनेगा, वो उसी कॉन्फ़िगरेशन का बनेगा जो हमने वहां पे लोन टेम्पलेट दिया होगा।
इसी लोन टेम्पलेट से बनेगा। और लोन टेम्पलेट कहाँ से बनता है? जो हमारा पहला सर्वर चल रहा होता है उसका हम टेम्पलेट बनाते हैं। टेम्पलेट मतलब उसकी एक तरह का स्नैपशॉट कह लें, या उसकी कॉपी हम क्रिएट कर लेते हैं, तो उसको हम लोन टेम्पलेट बोलते हैं। तो जब न्यू सर्वर बनेंगे वो इसी टेम्पलेट से बनेंगे। जी नुमान। सर हमारा एक इंस्टेंस काम कर रहा है, पहला वाला। हम्म। उस पे 70% से थ्रेशोल्ड को उसने टच किया, अलार्म बजा, और आफ्टर 5 मिनट्स उसने एक नया सेम रेप्लिका जो है वो क्रिएट कर दिया। बिल्कुल। अब मेरा सवाल, और उसके बाद उसने एक और रेप्लिका भी क्रिएट कर दिया, और 2 से 3 रेप्लिका उसने क्रिएट कर दिए सेम कॉन्फ़िगरेशन के, एज हो पर गए। डिफाइंड। हो गए। अब मेरा यूजर जो है वो इन सारे मुख्तलिफ इंस्टेंसेस के ऊपर वो अपना डेटा जो रख रहा है, हम्म। तो ये सारा डेटा सिंक्रोनाइज हुआ हुआ है या हर इंस्टेंस के ऊपर अलग है? बैकएंड के ऊपर एक डेटाबेस होगी ना, डेटाबेस तो ये सेम यूज कर रहे होंगे ठीक है। तमाम तो एप्लीकेशंस। मेरा जो सवाल है ना वो ये आ रहा है कि हाउ कुड के ये जो हमारा जो प्रिंसिपल जो इंस्टेंस जो था सबसे पहला वाला, हाँ। ये बाकी सारे स्विच ऑफ करके खाली प्रिंसिपल ही बचे ना, पेरेंट जो है। हाँ, अगर इसको हम टर्मिनेट कर भी देंगे तो ये तो चलता रहेगा एक। नहीं, अब इसमें जो पिछली स्लाइड के अंदर हम जब ये देख रहे थे ना टर्मिनेशन पॉलिसी के अंदर कि वो कौन सा टर्मिनेट करे, हाँ। तो बिल्कुल। जब हमारा डेटा तो देखें सबके ऊपर आ रहा है ना, यूजर का डेटा रखा हुआ है और वो सिंक भी हो रहा है, तो हम्म। इनको तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में टर्मिनेशन हो जानी चाहिए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि मेन क्वेश्चन तो यही कि जो यूजर का डेटा इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए। एप्लीकेशन तो एक इंस्टॉल हुई भी है और सब पे रेप्लिकेट हो रही है। बिल्कुल। मेन चीज तो हमारा यूजर का डेटा है, जो उसने वहां पर जो भी चीज चूज की है इससे, मतलब अगर लेट्स से कि हम दराज फॉर इंस्टेंस एग्जांपल ले लेते हैं, हम्म। तो अगर वो दराज की है तो वो यूजर की चॉइस जो है वो उसको पास भी अपने पास सेव करता है, कि नेक्स्ट टाइम जब हम लॉग इन होते हैं तो वो बताते हैं कि प्रीवियसली आपके जो कार्ड जो था, शॉपिंग कार्ड, इसके अंदर ये चीज़ें आप सेलेक्ट कर चुके थे या परचेज कर चुके थे, तो वो डेटा भी तो हमने रखना है, तो फिर तो वो किसी भी ऑर्डर के अंदर टर्मिनेट हो जाए। नहीं, ऑर्डर के अंदर जो ना वो टर्मिनेट इस तरह नहीं होगा, क्योंकि अगर मल्टीपल सर्वर हमारे बंद रहे हैं यहाँ पे, तो डाटा को सिंक्रोनाइज करने के लिए हम बैकएंड के ऊपर डेटाबेस यूज करते हैं। ठीक है। तो अगर किसी जो है ना वो मतलब सर्व यूजर ने यहाँ पे कोई मतलब यूज की है एप्लीकेशन, या यहाँ पे कोई उसने परचेजिंग की है, ठीक है, और बाद में ये सर्वर डाउन हो गया, बंद टर्मिनेट हो गया स्केलिंग की वजह से, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे सेव तो हो जाएगी डेटाबेस के ऊपर। ठीक है। तो वहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस होता है, चलता रहता है ऑटोमेटिकली। ठीक है नुमान आलम। फाइन सर। हाँ, तो वहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं आता, क्योंकि एप्लीकेशन जो ये सर्वर्स होते हैं सेम रेप्लिका होते हैं, कॉपी होते हैं, और वो सिंक्रोनाइज इनकी जो चीज़ें होती हैं वो होती रहती है डेटाबेस के ऊपर। तो इसकी जब हम लैब करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे हम किस तरह एक ही रिक्वेस्ट से हमारे मल्टीपल सर्वर बन भी रहे होते हैं और डिक्रीज भी हो रहे होते हैं, हम किस तरह जो है ना मल्टीपल सर्वर को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो ये उसकी जो है ना हज़ैफा ये पूछ रहे थे कि इसका मतलब क्या, लॉन्च ओल्डेस्ट लॉन्च टेम्पलेट, कि जो सबसे ओल्डेस्ट लॉन्च टेम्पलेट उन्होंने बनाया था ना, सबसे पहले बनाया था, ऐसा सर्वर जो पहले वाले वर्जन 1 के टेम्पलेट्स मिलकर बना था उसको डिलीट कर दो, ये भी पॉलिसी होती है। ठीक है। और ये वो क्लोजेस्ट होता है कि ऐसा सर्वर जिसको चलते हुए जो है ना वो 58 मिनट्स हो गए हैं, 59 मिनट्स हो गए हैं, 55 मिनट्स हो गए हैं, और उसका 1 आवर कंप्लीट होने वाला है, नेक्स्ट बिलिंग आवर कंप्लीट होने वाला है, उसको कर दो, तो उसको भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये पॉलिसी होती है। तो उसके लिए फिर आपने क्या करना है, इन चीज़ों को पढ़ना है, ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बात आ गई लॉन्च टेम्पलेट की। तो लॉन्च टेम्पलेट मैंने आपको अभी बता दिया क्या होता है, कि लॉन्च टेम्पलेट जो है ना कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे प्राइमरी EC2 इंस्टेंसेस की। ठीक है। उसका एक कॉपी, उसका बैकअप हम रख लेते हैं, और हम कहते हैं कि जब भी आप न्यू सर्वर बनाना है आपने इसी को फॉलो करना है। ठीक है।
यहाँ पे हम ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाते हैं। जब हम ऑटो स्केलिंग सर्विस यूज करते हैं तो उसके साथ हमेशा क्या करते हैं, ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप के अंदर हमारे सर्वर, अब जो सर्वर बन रहे होते हैं, टर्मिनेट हो रहे होते हैं, लॉन्च हो रहे होते हैं, ये कहाँ हो रहे होते हैं, ये एक्चुअली एक ग्रुप के अंदर हो रहे होते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप। तो जब भी हम ऑटो स्केलिंग सर्विस यूज करेंगे तो सबसे पहले हम ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज होती है यहाँ पे। यहाँ पढ़ भी लीजिएगा कि लॉन्च टेम्पलेट के अंदर क्या चीज होती है, उसकी तमाम कॉन्फ़िगरेशन होती है जो हमें चाहिए होती है किसी भी EC2 को सर्वर को बनाने के लिए। तो लॉन्च टेम्पलेट के वक्त हम ये सारी डिफाइन करते हैं, उसका AMI, इंस्टेंस टाइप, की पेयर, सिक्योरिटी ग्रुप, स्टोरेज, IAM रोल, यूजर डाटा टैगिंग। तो ये सारी चीजें हम वहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि जब न्यू सर्वर बनेगा उसके लिए हम कोई AMI सिलेक्ट करेंगे तो ये तो न्यू नया रूट वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, स्टोरेज भी नहीं आ जाएगी हमारे पास। तो जो पुरानी एप्लीकेशन डाटा स्टोर है वो किस तरह आएगा वहां पे। तो हम स्टोरेज और AMI पुरानी ही लेते हैं, पुराने सर्वर की, लेकिन ये चीजें नए डिफाइन कर देते हैं, इंस्टेंस टाइप डिफाइन कर देते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप, ये सारी चीजें नई डिफाइन कर देते हैं। स्पेसिफाई द लॉन्च टेम्पलेट एंड नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू कॉन्फ़िगर EC2 इंस्टेंस इन द ग्रुप। रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, लॉन्च टेम्पलेट, VPC एंड सबनेट्स। ऑप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, वो फिर बाकी चीजें लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगरेशन सारी चीजें उसके लिए होती हैं। तो इसकी भी हम लैब परफॉर्म करेंगे कि हम लॉन्च टेम्पलेट एक्चुअली किस तरह कर सकते हैं, किस तरह किसी रनिंग सर्वर की कॉपी को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे पढ़ लेते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। बेस्ट प्रैक्टिस हमारे पास ये है, यूज अ 1 minute फ्रीक्वेंसी इन CloudWatch मैट्रिक डाटा कलेक्शन, टर्न ऑन ऑटो स्केलिंग ग्रुप मैट्रिक्स, एंड अवॉइड बस टेबल परफॉर्मेंस इंस्टेंस टाइप। When you create a launch template or launch configuration, turn on detail monitoring to get CloudWatch metric data from EC2 instance at a 1 minute frequency to help ensure a faster response to load changes. Scaling on a 5 minute frequency can result in slow response, ठीक है, rather than 1 minute। तो वो ये कह रहे हैं कि आप मॉनिटरिंग सर्विस भी यहाँ पे यूज करें। क्लाउड वॉच क्या होता है, एक मॉनिटरिंग सर्विस होती है जो हमारे एप्लीकेशन के मैट्रिक्स को मॉनिटर कर रही होती है। ठीक है, तो जब आप मॉनिटरिंग सर्विस यूज करेंगे तो इससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि हमारे सर्वर की कैपेसिटी जो हो रही है वो कहाँ तक जा रही है, वो कितना, उसको कितने % यूज कर रहा है, वो सारी चीजें। तो उसके लिए हम क्लाउड वॉच का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और टर्न ऑन ऑटो स्केलिंग ग्रुप मैट्रिक्स, अदरवाइज एक्चुअल कैपेसिटी डाटा दैट इज नॉट शोन इन द कैपेसिटी ऑफ फोरकास्ट ग्राफ्स दैट आर अवेलेबल ऑन कलेक्शन ऑफ क्रिएट स्केलिंग प्लान विजिट। तो आप जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप होता है जिसके अंदर मल्टीपल सर्वर चल रहे होते हैं, आप उस पूरे सर्वर के ऊपर मैट्रिक्स को अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल जो हमारे पास मॉनिटरिंग सर्विस होती है उसका यूज कर सकते हैं। उससे ये होता है कि उससे हमें ये आइडिया होता है कि इस ग्रुप के अंदर जितने सर्वर चल रहे हैं एक्चुअली उन सब की क्या यूटिलाइजेशन, क्या कितने रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, उसके बारे में आइडिया हो जाता है। और फिर हमें यहाँ बताया जाता है कि अगर प्रोडक्शन के अंदर है तो प्रोडक्शन के अंदर आप जो टी वाली फैमिली है उसको यूज ना करें। ठीक है, तो लेकिन जब हम लैब परफॉर्म करेंगे तो हम टी फैमिली ही यूज करेंगे, बट प्रोडक्शन के अंदर वो कह रहे हैं कि आप इसको यूज ना करें क्योंकि इनकी जो परफॉर्मेंस जरा स्लो होती है, CPU परफॉर्मेंस स्लो होती है इनकी। ठीक है, तो ये जो है ना आपको हाई परफॉर्मेंस वाला जो हमारे पास इंस्टेंस होता है उसको यूज करें। फिर आता है क्रिएट आर स्टेडी स्टेट ग्रुप। जब हम ऑटो स्केलिंग की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं ना कि हमें लॉन्च टेम्पलेट कौन सा लेना है, आपने वो सारी चीज़ें स्केलिंग कैसे करनी है, आपने वो सारी चीज़ें डिफाइन कर रहे होते हैं। तो फिर हम ना यहाँ पे हम 3 चीज़ें डिफाइन करते हैं। कौन सी चीज़ें, हम यहाँ पे 1 मिनट चलो, हम यहाँ पे कुछ चीज़ें डिफाइन कर रहे होते हैं, 3 चीज़ें डिफाइन करते हैं। कौन सी 3 चीज़ें होती हैं, एक मिनिमम कैपेसिटी, एक मैक्सिमम कैपेसिटी, और एक डिजायर्ड स्टेट।
इसमें क्या होता है, जब फर्ज कर लें हमारा ऑटो स्केलिंग ग्रुप है, जिसके अंदर हमारे सर्वर बनेंगे भी और टर्मिनेट भी होंगे, ये ग्रुप है हमारा। तो हम उसको ना कहते हैं कि भाई मिनिमम वन से स्टार्ट करो, मिनिमम वन से स्टार्ट करो। ठीक है, कि नहीं मतलब मिनिमम का मतलब तो होता है कि भाई जो मेरे, अगर जब आप स्केल इन करेंगे ना, जब आप सर्वर को टर्मिनेट करेंगे, जब ट्रैफिक कम हो जाएगी, तो मिनिमम कितने चलते रहने चाहिए हमारे पास, मिनिमम कितने होने चाहिए, तो वो दो भी आप डिफाइन कर सकते हैं, वो आप एक भी कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ मिनिमम एक ही होना चाहिए, कि मतलब एक सर्वर तो चलता रहना चाहिए हर वक्त, चाहे ट्रैफिक कम है या ज्यादा है, एक तो चलना ही रहना है, तो आप मिनिमम डिफाइन कर सकते हो। मैक्सिमम डिफाइन कर सकते हो भाई, जब आपने स्केल आउट करना है तो मैक्सिमम कितने सर्वर बने, तो यहाँ पे आप वो भी कैपेसिटी डिफाइन कर सकते हो, मैक्सिमम 10 बने, मेरे पास 9 बने। तो अगर फर्ज करें 10 सर्वर बन भी गए हैं और फिर भी न्यू सर्वर बनाने की जरूरत है, तो आपको नहीं बनाने देगा, वो बनाएगा ही नहीं, क्योंकि आपने मैक्सिमम कैपेसिटी यहाँ पे 10 डिफाइन की हुई है। तो यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी डिफाइन करते हैं, यहाँ पे मिनिमम कैपेसिटी डिफाइन करते हैं, और यहाँ पे डिजायर्ड स्टेट यूज करते हैं। डिजायर्ड मतलब कितने से स्टार्ट करना है आपने, 2 से स्टार्ट करना है, 3 से स्टार्ट करना है, तो इस तरह हम यहाँ पे डिजायर्ड कैपेसिटी का यूज करते हैं। ठीक है भैया, ये भी चीजें हम करेंगे लैब के अंदर। हेलो। जी जी। अच्छा, फिर ये मैक्सिमम तो हमें लगाने की जरूरत फिर क्यों पड़ेगी अगर लेट सपोज हम इसको ओपन छोड़ते हैं कि जितना भी लोड आएगा वो ऑटोमेटिक बनाता जाए, फिर हमें मैक्सिमम की क्यों जरूरत पड़ेगी? और डिजाइड का क्या मतलब है? आप फर्ज करें डिजाइड मैंने 3 रखा है और मेरे पास अभी एक ही सर्वर है, तो 3 से कैसे स्टार्ट होगा? अच्छा, इसमें जो है ना, ये क्या हो गया, अगर आप मैक्सिमम कैपेसिटी डिफाइन नहीं करोगे हम्म। यहाँ पे, कि मुझे मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए सर्वर, ठीक है, तो अगर आपने मैक्सिमम डिफाइन नहीं ना किया, तो उससे क्या होगा, आपका नुकसान होगा। कैसे, कि आप फर्ज कर लें ट्रैफिक बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, ठीक है, वो जो है ना वो कंट्रोल में नहीं आ रही, तो आपके पास 100 सर्वर बन गए। जब 100 सर्वर बन गए तो आपको बिल भी फिर लाखों के हिसाब से पड़ेगा। ठीक है, तो इसका नुकसान किसका है, आपका है ना ऑब्वियसली। तो इस चीज को रोकने के लिए फिर हम यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी का यूज करते हैं। ठीक है, हमारा बेनिफिट है ना इसके अंदर, मैक्सिमम कैपेसिटी अगर हम ना डिफाइन करेंगे, नहीं डिफाइन करते, तो वहां पे ऑब्वियसली फिर उसको हम ओपन छोड़ें। ठीक है, अगर ओपन छोड़े तो वो कहीं भी जा सकता है, हजारों में जा सकते हैं सर्वर हमारे, तो उसका फिर बिल कौन देगा। इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी उसको रोकने के लिए कि भाई मैक्सिमम इतने ही आपने बनाने हैं, इससे ज्यादा नहीं बनाने हैं आपने, 5 10 इतने बनाने हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर फिर भी ट्रैफिक का ज्यादा हो रही है, उस सर्वर कम पड़ रहे हैं, तो फिर हम नोटिफिकेशन में मिल जाएगा भाई आपकी जो है ना वहाँ पे, उसको मैक्सिमम कैपेसिटी को इंक्रीज करें, या कोई कुछ ऐसा करें कि वहाँ पे उसकी कैपेसिटी जो है इंक्रीज हो जाए, फिर वहाँ पे आप डिफरेंट एक्शन ले सकते हो। डिजाइड ये होता है कि आपने स्टार्ट कितने से करना है। ठीक है, मतलब आपने स्टार्ट कितने से करना है, या कितने हर वक्त चलने रहने चाहिए आपके पास। ठीक है, तो जो मिनिमम होगा वही हमारा डिजाइड होगा ऑब्वियसली, कि मिनिमम अगर हमारा 1 है, कि जब आपने स्केल इन करना है तो आप 2 करना, 2 तक लेके आना, 1 तक नहीं लेके आना। ठीक है, तो डिजायर्ड के अंदर फिर हम या तो 2 करेंगे या 3 करेंगे, या 2 से ग्रेटर वैल्यू करेंगे। अगर हमने मिनिमम में 4 डिफाइन कर दिया कि जब आपने स्केल इन करना है तो 4 से कम नहीं करना है आपने सर्वर, 4 तो चलते रहने चाहिए। तो डिजायर्ड के अंदर हम 4 से ग्रेटर वैल्यू लेंगे, ग्रेटर देन 4 करेंगे, 4 5 6 3 नहीं कर सकते, क्योंकि डिजायर्ड का मतलब ये होता है कि आपने स्टार्ट कितने से लेना है। ठीक है, स्टार्ट कितने से लेना है आपने, तो वो चीज होती है। ये आ गया जी, अलार्म सस्टेन पीरियड, कॉन्फ़िगर अलार्म फॉर स्टेट चेंजेस दैट हैव बीन मेंटेन फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। आप यहाँ पे नोटिफिकेशन सर्विस होती है उसका भी यूज कर सकते हैं। हेलो। जी जी। अच्छा सर, वो मुझे कॉल आ गई थी इसलिए मैंने सुना नहीं। मैक्सिमम का आपने क्या आंसर दिए कि वो फिर क्यों जरूरी है? अगर हम इसको ओपन छोड़े तब क्या होगा? ओपन अगर हम छोड़ देंगे उसको, तो अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, तो वो हमारे, अगर उसने 1000 सर्वर बना दिए तो उसका बिल कौन देगा। ठीक है, अच्छा। अगर वहां पे सही। 50 सर्वर बना दिए, 100 बना दिए, तो उसका हम्म। बिल कौन देगा, फिर बिल तो बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो इस चीज को रोकने के लिए फिर वहां पे हम जो ना लिमिट लगा देते हैं, कि भाई इससे ऊपर सही। नहीं जाना आपने।
ठीक। ठीक है। और डिजायर्ड का मतलब ये होता है कि आपने स्टार्ट कितने से लेना है। तो मेरे पास कोई सर्वर नहीं चल रहा, मैंने ऑटो स्केलिंग सर्विस जब स्टार्ट करूंगा, लॉन्च करूंगा, तो कितने हम्म। सर्वर बनने चाहिए इनिशियली, कितने से स्टार्ट करूंगा, 2 से स्टार्ट लेना है, 3 से लेना है, 4 से लेना है। सही। ठीक है, तो ये चीज होती है। कूल डाउन पीरियड क्या होता है? व्हेन स्केलिंग इन और आउट, सस्पेंड फर्दर स्केलिंग एक्टिविटीज फॉर अ कूल डाउन पीरियड ऑफ टाइम। द कूल डाउन पीरियड इज यूज्ड फॉर सिंपल स्केलिंग पॉलिसीज। जो हमारी सिंपल स्केलिंग पॉलिसी होती है ना, सिंपल स्केलिंग पॉलिसी जो हमारे पास होती है, उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, कूल डाउन पीरियड का यूज करते हैं कि वहां पे क्या होता है, वहां पे वो वेट करता है। ठीक है, फौरन से वो टर्मिनेट नहीं करता, फौरन से वो उसको लॉन्च नहीं करता न्यू सर्वर को, थोड़ा वेट करेगा, कूल डाउन पीरियड उसको हम बोलते हैं। और वार्म अप पीरियड क्या होता है? स्पेसिफाई द नंबर ऑफ सेकंड्स दैट इट टेक्स फॉर अ न्यूली लॉन्च्ड इंस्टेंस टू वार्म अप। द इंस्टेंस वार्म अप पीरियड इज यूज्ड फॉर स्टेप स्केलिंग पॉलिसी। तो जो वार्म अप होता है वो किसके लिए यूज होता है? स्टेप स्केलिंग पॉलिसी के लिए यूज होता है। एक्चुअली वार्म अप पीरियड होता है ना, इसको हम डिफाइन करते हैं लोड बैलेंसर के अंदर। ठीक है, लोड बैलेंसर के अंदर, उसके अंदर हम बोलते हैं कि भाई जैसे ही न्यू सर्वर बने, आपने फौरन से उसकी हेल्थ चेक नहीं करनी। ठीक है, अगर हमारा सर्वर बनेगा तो वो फौरन से हेल्थ चेक करेगा तो क्या होगा, वो उसको फेल मान लेगा, क्योंकि वो अभी सही। अभी रनिंग फॉर्म में आया नहीं है, इनिशियलाइज नहीं हुआ, तो उसको फेल मान लेगा। अगर फेल मानेगा तो ऑटो स्केलिंग न्यू बना देगा, न्यू बनाने के बाद फिर फौरन से उसकी हेल्थ चेक होगी, तो उसको फिर फेल कर देगा। तो इस तरह सर्वर बनते जाएंगे और फेल होते रहेंगे, बंद होते रहेंगे। तो वहां पे हम ना वार्म डाउन पीरियड डिफाइन करते हैं कि उसको थोड़ी देर वेट करना है, फौरन से हेल्थ चेक नहीं करनी है आपने। तो वो होता है वार्म डाउन पीरियड। और वार्म अप पीरियड, कि जरा सर्वर को रेडी होने दो, जरा वार्म अप होने दो। ठीक है, और कूल डाउन का जरा दोबारा बता दे। कूल डाउन होता है कि अगर देखें कि आपने यहाँ पे एक सर्वर बन गया आपका, एक सर्वर है, आपने यहाँ पे कहा हुआ कि जैसे ही इसकी कैपेसिटी 70% से इंक्रीज होगी, सीपी यूटिलाइजेशन, तो ठीक। आपने एक सर्वर और बना देना है। ठीक है। ठीक। अब अगर जैसे ही कैपेसिटी 70 से इंक्रीज होगी, उसने फौरन से एक न्यू सर्वर बना दिया। अब हो सकता है नेक्स्ट मिनट में 70 से दोबारा वापस 60 पे आ जाए ट्रैफिक हमारी, फिर उसको टर्मिनेट करना पड़ेगा। अब जैसे ही वो सही। नेक्स्ट मिनट 60 पे है, हो सकता है नेक्स्ट मिनट फिर वो 80 पे चला जाए, फिर उसको बनाना ठीक। पड़ेगा न्यू। तो इस तरह इन चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे ना हम कूल डाउन पीरियड डिफाइन करते हैं, उसको बताते हैं कि भाई जैसे ही हमारा थ्रेश होल्ड ब्रीच होगा ना, तो आपने फौरन से सर्वर नहीं बनाना, आपने थोड़ी देर वेट करना है, 5 मिनट, मैक्सिमम 300 सेकंड का टाइम होता है कि आपने इतनी देर वेट करना है। ठीक है। अगर कंटिन्यूसली 300 सेकंड तक उसकी कैपेसिटी 70% या उससे अबव है, तो फिर आपने न्यू सर्वर बनाना है, फौरन से नहीं बनाना। या अगर आपको और टर्मिनेट करना है तो फौरन से नहीं करना। इसी तरह स्टेप इन का भी मैक्सिमम 300 सेकेंड्स होगा। हाँ, उसके लिए जो हमने कोल्ड डाउन पीरियड डिफाइन किया होगा वो दोनों के लिए होगा, आउट के लिए और इन के लिए। सही। तो इसकी लैब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वो हम पढ़ेंगे। बट ये चीज़ें आपने नहीं छोड़नी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने इसको पढ़ना है। ठीक है, ये वही चीज़ें हैं, देखें, कूल डाउन पीरियड एंड कूल डाउन, सारी वार्म अप पीरियड जो मैंने बताया, वही चीज़ें यहाँ पे डिफाइन की गई हैं। जी भाइयों, क्लियर है यहाँ तक?